तो हमने कर लिए जी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें कंजर्व थी, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम। दोनों से हमने v1 v2 फाइंड आउट किए। आज हम कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द टारगेट बॉडी व्हेन द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। तो देखें भाई क्या करना है, ये हमारे पास पहली बॉडी मास m1 और ये दूसरी बॉडी बेटा मास m2। m1 चलने लगी u1 वेलोसिटी के साथ और m2 चलने लगी u2 वेलोसिटी के साथ। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद m1 जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ और m2 जा रहा है बेटा क्या, v2 वेलोसिटी के साथ। हमने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द टारगेट बॉडी निकालनी है। पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k1 बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन k1 डैश, कितनी ट्रांसफर कर दी, k1 माइनस k1 डैश, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी कितनी आई, k1 माइनस k1 डैश। क्यों, अरे भाई इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और इसका मतलब पहली की जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो दूसरी को ट्रांसफर हुई। ओए बच्चों शोर नहीं, पढ़ने काम करो अभी, आ रहे हैं टीचर, शोर बिल्कुल नहीं। तो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना आ गया बेटा, k1 माइनस k1 डैश। हाँ यही है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी। कोई बोले फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी, बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू को बोलते हैं फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये परसेंटेज ट्रांसफर्ड होता है। खैर फिलहाल हम क्या करने लगे हैं, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी, क्या बेटा, k1 माइनस k1 डैश, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, k1 माइनस k1 डैश अपॉन k1, यही है ना बेटा, ये बना फ्रैक्शन, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या, लॉस बाय द फर्स्ट बॉडी और ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी। पहले ने जितना लूज किया उतना कहाँ गया वो, क्यों कंजर्व है टोटल एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कहाँ, सेकंड बॉडी को ट्रांसफर हुआ बेटा। तो k1 अपॉन k1 1 माइनस k1 डैश अपॉन k1, यही बना, या 1 माइनस k1 डैश कितना आएगा, हाफ, बोलो m1 v1 स्क्वायर, k1 कितना आएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर। जब रेशियो निकालेंगे तो हाफ m1 गया, v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर आ गया, k1 डैश अपॉन k1 क्या आ गया, v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर। अब मुझे v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर निकालना है, और वो निकलेगा जो हमारे पास फॉर्मूला था, v1 क्या था, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर टारगेट बॉडी रेस्ट पे u2 0 है तो u2 0 डाल दो भाई, उसमें क्या है, ये 0 हो जाएगा। तो बना m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, u1 यहाँ ले जाओ, v1 अपॉन u1 आ गया m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा यहाँ पे, v1 अपॉन u1 की वैल्यू यहाँ डाल दो, क्या आ गया, सॉल्व करो बेटा इसको, 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करो बच्चा, ये आएगा 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ रहे हो, आपको करना है 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। या फिर कैसे लिख सकते हो, 4m1 m2 डिवाइड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हो, 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2 के बराबर आया। ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द फर्स्ट बॉडी और फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी का एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है। दो टाइप से पूछा जा सकता है बेटा, क्या,
व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द फर्स्ट बॉडी, यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी, उसका भी यही आंसर है। तो इसको मैंने रीअरेंज बेटा जानबूझ के किया, क्योंकि आगे कुछ और क्वेश्चन भी बन रहे हैं। सॉल्व किया, टारगेट बॉडी जब रेस्ट पे है तो 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी। रीअरेंज किया तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4m1 m2। अब कोई आपसे बोल सकता है यार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब ट्रांसफर होगी? अरे भाई जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब m1 माइनस m2 0 हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2। दोनों बॉडी के मास जब बराबर होंगे और टारगेट बॉडी रेस्ट पे होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी। बात भी सही है। क्या बोला था हमने? जब दोनों के मास बराबर हो तो द बॉडी जस्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो जो रेस्ट में थी वो मोशन में आ जाएगी, मोशन वाली रेस्ट में आ जाएगी, तो सारी काइनेटिक एनर्जी उसी को तो पकड़ा दी उसने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई। Note, the greater is difference in masses, lesser will be transfer of kinetic energy. Greater will be difference of masses, m1 minus m2 जितना बड़ा होगा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा होगा, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी उतना ही स्मॉल रहेगा। सो ग्रेटर विल बी, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान से सुनना इसको। जितना m1 माइनस m2 का डिफरेंस बड़ा होगा डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा होता जाएगा, fraction of kinetic energy transferred will be lesser. Smaller will be the difference between the two masses, greater will be the fraction of kinetic energy transferred to the target body. MCQ को क्वेश्चन बनता है इसको देख के। Larger is the difference, smaller will be the fraction of kinetic energy transfer. Smaller is the difference, larger will be the फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। और दोनों बराबर हो जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द सेकंड बॉडी। क्या मैं आगे चलूं? तो बेटा गोद में बैठ जाए इसके आगे, ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे दोनों। याद ही नहीं। चुप है। तू और पंगा डाल मेरे को। अब इसको भी देख, मेगा टेस्ट के चक्कर में हाथी तुड़वा लिया अगले ने। इसका बस चले, इसने आंसू गाड़ी के नीचे से देना था, बोले मेगा टेस्ट नहीं देना। आओ आओ बोले। आगे चलो बेटा। तो आगे देखो भाई, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन डिफरेंस इन मास इन मिनिमम m1 माइनस m2 0। बोला मैंने थोड़ी देर पहले, दोनों मास से बराबर होंगे तो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 100%। ये देखो पिछला फॉर्मूला ना बेटा, वही तो आ गया, यही था ना। ये देखो, ये अगर m इक्वल टू ये इसके बराबर होगा तो 4mm डिवाइड बाय 4mm 1 आ गया। फ्रैक्शन इंटू 100 बनता है परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। अगर कोई पूछे ना व्हाट इज परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, तो फ्रैक्शन इंटू 100, ये 1 आ गया बेटा, तो 100% एनर्जी ट्रांसफर हो गई और आपके पास ये आया 100%। इफ m2 इक्वल टू nm1,
मान लो कि m2 nm1 के बराबर है, ये ना भी याद रहे कोई बात नहीं, वो वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, वहाँ से आप कर पाओगे इसको, पर वैसे ही मैंने लिख दिया है। इफ m2 इक्वल टू n बाय m n1, तो m2 का n1 उसी फॉर्मूले में डाल दो जो आपने थोड़ी देर पहले किया था, आपके पास आ जाएगा 4n डिवाइड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर। क्या फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर विल बी, या ये कर लो 4n डिवाइड बाय 1 प्लस n होल स्क्वायर। इफ m2 इज इक्वल टू nm1, देन फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड विल बी 4n डिवाइड बाय 1 प्लस n होल स्क्वायर। डाल दो भाई, ये प्रूफ है बेटा इसका। 4m1 इंटू m2 की जगह nm1, m1 प्लस n2 की जगह nm1, सॉल्व करो बेटा, ये आ गया 4n डिवाइड बाय 1 प्लस n होल स्क्वायर। एक चीज और, अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो आंसर आ चुका है। लेकिन अगला तो ये भी बोल सकता है ना बेटा कि व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय द फर्स्ट बॉडी। तो फ्रैक्शन के टोटल सम कितना होता है 1, जितनी ट्रांसफर होगी वो तो आ गई हमारे पास, 1 माइनस दैट फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय द फर्स्ट बॉडी विल बी माइनस फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी, है ना बेटा। तो डेल्टा के अपॉन के रिटेन्ड जो फ्रैक्शन है 1 माइनस टारगेट बॉडी रेस्ट में थी, ये ध्यान रखना इसमें, ये फॉर्मूला तभी बॉडी वैलिड है जब टारगेट बॉडी रेस्ट में है। 1 माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस किया बेटा, 1 और 1 चला गया, सिर्फ ये बच गया बस, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, यही आएगा ना बेटा। वो क्या था 1 माइनस, यही था ना बेटा, 1 में से इसको माइनस कर दो, सिर्फ ये बच गया आपके पास, काइनेटिक फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय द फर्स्ट बॉडी। जितनी ट्रांसफर हो गई 1 में से वो फ्रैक्शन निकाल दो, टोटल सम ऑफ फ्रैक्शन कितना आता है, हमेशा 1 आता है। 1 में से टोटल में से काइनेटिक फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर जो वो निकाल दी, तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड हमारे पास आ गया। तो ये फ्रैक्शन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी नहीं है सिर्फ, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बॉडी, 1 में से उसको माइनस किया तो आ गया फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय द फर्स्ट बॉडी। अब ऐसे जैसे क्वेश्चन जो ये होते हैं इस तरीके से, तो ये आपके लास्ट वाले 5 से 10 क्वेश्चन जो कि बार बार बोलता हूँ मैं आपको, जो मुश्किल काउंट होते हैं और नेशनल मेरिट डिसाइड करने के लिए जो डाले जाते हैं, उन क्वेश्चन कैटेगरी में ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये टारगेट बॉडी रेस्ट में, क्योंकि देखो मैंने यहाँ लिया है, देखो ये देखो u2 0, ये देखो ना, देख रहे हो u2 0 जब आया तब आया v1 अपॉन v1 u1 इसके बराबर, क्योंकि अगर u2 0 नहीं होगा तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन बनता है, तो कोई एक्सप्रेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा डेरिवेशन करोगे फिर याद रखने वाला एक्सप्रेशन नहीं आएगा तुम्हारे पास। ये याद रखने लायक आया है, इस वजह से आया क्योंकि टारगेट बॉडी हमारी रेस्ट पे, तब याद रखने लायक आया है तुम्हारे पास। चलो बेटा आगे, पीछे चलो पीछे। ललित कुमार बोले पीछे जितना मर्जी जाओ, शुरू से गिरा दो, शुरू पहले वाले लेक्चर से नहीं। तो भाई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बेटा हम लोग हैं, और वो भी 1 डायमेंशन में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये हमने किया। चलो बेटा आगे। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी निकाली, वो आ गई थी 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर के बराबर, और फिर उसके बाद हमने निकाली फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड,
वो आ गया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। आगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन या फिर ऑब्लिक कोलिजन। बेटा ये मास हमारे पास m1 है और u1 वेलोसिटी जा रहा है। बेटा कितनी वेलोसिटी जा रहा है जी? u1 वेलोसिटी जा रहा है बेटा। ठीक है जी। अब जैसे ये दो मासेस हमारे पास है ना बेटा, और ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, राइट? तो जैसे ही आगे जाकर यहाँ टकराएगा ना, आप समझते हो स्ट्रेट लाइन में होता फिर तो सीधे जाना था, लेकिन अगर ऑब्लिक है ना ऐसे जाएगा, टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा ऐसे, तो कोलिजन क्या हो गया? 2 डायमेंशन में हो गया। अब स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन है, सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं जब कोलाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। मेरी बात समझ रहे ना बेटा? ऐसे हैं ये, ऐसे हैं तो कोना टकराएगा, इसका कोना टकराने के बाद ये ऊपर और नीचे, 2 डायमेंशन वाला कोलिजन हो गया बेटा। हो गया बे? तो ये आ गया m1 u1 वेलोसिटी से और ये आ गया m2 u2 वेलोसिटी जा रहा था बच्चों। लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ? ये m1 या m2 बिफोर कोलिजन ये था, लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ? m1 v1, ये m1 चला v1 वेलोसिटी और m2 चला v2 वेलोसिटी। ये θ1 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ और ये θ2 एंगल बना रहा है आफ्टर कोलिजन। 2 डायमेंशन में जाएंगे अभी। अब यहां मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं सिर्फ आपको तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। मुझे कुछ भी यहां प्रूव नहीं करना है आपको, मुझे सिर्फ ये बताना है कि अगर 2 डायमेंशन में कोलिजन आ जाए तो करना क्या है। करना सिर्फ ये कि क्यों इलास्टिक बोल दिया ना मैंने, जब परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया तो क्या कर सकता हूं? लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकता हूं। तो चलो भाई, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और उसको दोनों डायमेंशन में कंजर्व करें। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्व करूं पहले। अगर मैं लीनियर मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्व करूं तो इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, राइट? तो क्या लिखूंगा? m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे। आगे इसका बोलो भाई, m1 v1, इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा? m1 v1 cos थीटा 1, या m2 v2, बोलो भाई इसका कॉम्पोनेंट क्या आएगा x एक्सिस के लॉन्ग? बोलो m2 v2 cos थीटा 2। तो लिख सकता हूं ना m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। पहली इक्वेशन बन गई। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना इक्वेशन की गेम होती है बस। अगर आप सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशन बना पाते हो, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन, वेरिएबल मतलब जो फाइंड आउट करना है, 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन, बस इतना सा फंडा है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंजर्व कर लिया बच्चों? कर लिया जी। वाई एक्सिस के लॉन्ग कंजर्व करना आधारी का मुकंद, इसका मोमेंटम वाई एक्सिस के लॉन्ग बता कितना लिखूं? इसका मोमेंटम वाई एक्सिस के लॉन्ग कान के नीचे बढ़ेगा भी, देख m1 u1 वाई एक्सिस के लॉन्ग, m1 u1 तो एक्स एक्सिस लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। ऊपर की चाची m1 u1 का कॉम्पोनेंट निकालना इस डायरेक्शन में 90 के लॉन्ग, m1 u1 cos 90, cos 90 कितना होता है? अरे भाई हॉरिजॉन्टल वेक्टर का कोई कॉम्पोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आता, तो m1 u1 का कॉम्पोनेंट वर्टिकल के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना? 0। बोलो ललित कुमार। m2 u2 का कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है 0, तो m1 u1 का भी और m2 u2 का भी वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गया 0 प्लस 0 0 आ गया। इसका निकाल बेटा वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसका m1 v1 का ललित कुमार, बिल्कुल इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आएगा m1 v1 sin थीटा 1, और मैंने लिख दिया
m1 v1 sin थीटा 2, इसका भी निकाल भाई ललित कुमार। m2 v2 माइनस में आएगा, अगर वो ऊपर है तो ये नीचे है बेटा। वो जे कैप के अलॉन्ग है मूर्ख, तो माइनस जे कैप के अलॉन्ग नहीं, तो माइनस नहीं कौन किसने लगाना, कोई गोरखा बुलाना नेपाल से। तो m1 u1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। अजीब इंसान है यार, पता है भाई एक ऊपर की डायरेक्शन में दूसरा नीचे की डायरेक्शन में, माइनस साइन लगाने में उसमें भी तकलीफ होती है। खड़ा रह, थीरी है इस उस शिशु में भेजा थोड़ा सा उधर को, 2 घंटे बाद आ रहा है बंदा, सबका खाना लेट कर आया वहाँ पे। महीने बड़े घर रहेगा तो यहाँ पे इस बात के लिए इसमें ये पूरे महीने खड़ा रहना तूने। आगे बेटा 0 + 0 m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। और सुनिएगा, अरे भाई मोमेंटम का डायरेक्शन भी कंजर्व रहेगा और मैग्नीट्यूड भी कंजर्व रहेगा। तो मैग्नीट्यूड तो किसी और तरीके से भी निकलता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन से। बिफोर कोलिजन क्या था, m1 u1 + m2 u2, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, लिख दिया m1 u1 + m2 u2। आफ्टर कोलिजन ये m1 v1 ये m2 v2 दोनों के बीच का एंगल थीटा 1 + थीटा 2। पैरेललोग्राम लगाओ तो क्या आएगा, बस पैरेललोग्राम यूज करोगे तो क्या आएगा बेटा। मैं अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन का यूज करूं ऐसे और ऐसे तो क्या आएगा, m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2 cos ऑफ थीटा 1 + थीटा 2। हाँ तो मैग्नीट्यूड भी तो कंजर्व रहेगा ना। मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, तीसरी इक्वेशन ये भी बना सकता हूं, तीसरी इक्वेशन ये भी बना सकते हैं। हो गया बेटा। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक रीजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी है, बोल बेटा दड़ियल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर। बस इसको हाफ ही याद रहता है, बाकी आगे कुछ भी नहीं याद। वो करो हाँ जी गौतम जी। हाँ u2 स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू है क्यों, एक्सेस लॉन्ग कंजर्व नहीं करेगा इसको, इसका कॉम्पोनेंट नहीं निकालेगा एक्सेस के लॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ एक्स के लॉन्ग कंजर्व कर। आते नहीं बेचारे को, इसको देखो है ना भाई, नहीं आते ना बेटा, नहीं आते इसको। बोल यार भी एक्स के लॉन्ग क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, उसके कॉम्पोनेंट नहीं होते और उसको एक्स और वाई में नहीं कर सकते आप, वह कंपोनेंट सिर्फ वेक्टर के होते हैं, याद रखिएगा। तो लीनियर मोमेंटम को मैंने एक्स और वाई में कंजर्व कर दिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी एज ए होल कंजर्व करनी पड़ेगी। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये सीधी ऐसे कंजर्व करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट नहीं हुआ करते, स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट नहीं होते। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के बराबर। बस मुझे यही बताना था कि 2 डायमेंशन में अगर हो तो आपको करना क्या है। आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के 3 इक्वेशन बना सकते हो और एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के बना सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना निकले, सब निकलेंगे। मुझे मेथड ही बताना था, यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना था मुझे, सिर्फ मेथड आपको सजेस्ट करना था कि अगर ऑब्लिक कोलिजन होगा तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करिए, इजीली आंसर आता है। थोड़ी सी अगर मुश्किल होगी तो साथ में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो, आंसर आएगा।
यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट भी मुझे आपको बताना है, और वो है परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन में इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्या m1 m के बराबर है, m2 भी m के बराबर है, दोनों मास से बराबर हैं। u1 u के बराबर है, u1 के बराबर है, लेकिन u2 0 है, टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। दोनों मासेस बराबर, टारगेट बॉडी रेस्ट पे, सिर्फ एक बॉडी चल रही है, और अगर एक बॉडी चलेगी, ये जाएगी टकराएगी आगे ना, तो ये उसके बाद ऊपर और ये इसके बाद नीचे, है ना, ऑब्लिक कोलिजन होगा, बिल्कुल ऑब्लिक कोलिजन होगा जी। लेकिन टारगेट बॉडी रेस्ट पे याद रखिएगा, एक बार प्रूव करेंगे, आगे से आपने टिक करना है, बस जब क्वेश्चन पूछ जाएगा। और मैं क्या प्रूव करने लगा हूं कि जब ऐसे जैसे दो मासेस कोलाइड करेंगे, आफ्टर कोलिजन हमेशा वो एक दूसरे के राइट एंगल पे जाएंगे, मतलब θ1 प्लस θ2 इज ऑलवेज इक्वल 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। यहाँ पे θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है भाई। तो ये θ1 और ये θ2, θ1 प्लस θ2 हमेशा 90 डिग्री, एक बार प्रूव करना है। आगे से याद रखना है कि दो मासेस अगर होंगे, एक टारगेट बॉडी रेस्ट पे और दोनों के बीच में ऑब्लिक कोलिजन होगा, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक होगा, आफ्टर कोलिजन दे विल ऑलवेज मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर। पर एक बार तो प्रूव करना पड़ेगा ना भाई, तो कर लेते हैं जी एक बार प्रूव। क्या m इंटू u1, देखो क्या बनेगा वेक्टर फॉर्मूला, m इंटू u1 है ना बेटा, वेक्टर है ना, इक्वल m1 v1 प्लस बोलो m2 v2। ये तो कुछ वैसा नहीं आ गया जैसे हम लिखते थे r इक्वल a प्लस बी, तो r का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या r स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैं क्या लिखूं, m u1 का होल स्क्वायर इक्वल m1 v1 होल स्क्वायर, m v1 होल स्क्वायर है ना बेटा, दूसरा m v2 होल स्क्वायर प्लस 2 m इंटू क्या v1 इंटू v2 इंटू कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2। अब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन यार, ये आएगा cos θ1 प्लस cos θ2। क्या बना, m स्क्वायर कॉमन आया, कैंसिल हो गया, क्या बना भाई, u1 स्क्वायर इक्वल v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर v1 v2 सर प्लस v1 v2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2। ये बच गया बेटा, भाई ये बच गया। मैंने लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कंजर्व किया, जो तीसरे टाइप की इक्वेशन थी वो लिखी, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दी। पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ mu1 स्क्वायर, दूसरे की 0 थी, बाद में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या हुआ भाई, हाफ हाफ कैंसिल हो गया जी, ओ भाई हाफ हाफ कैंसिल हो गया, क्या आया, u1 स्क्वायर इक्वल v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कर दो बेटा सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे u1 स्क्वायर को v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डालो, ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया, 2v1 v2 cos θ1 प्लस θ2 इक्वल 0, v1 v2 0 तो नहीं हो सकता, तो cos ऑफ θ1 प्लस θ2 इक्वल 0, मतलब θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री। तो अगर दो मासेस दोनों बराबर हैं हमारे पास, m1 इक्वल m2 इक्वल m के बराबर है, और टारगेट बॉडी रेस्ट में है, ऑब्लिक कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद हमेशा, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद हमेशा दोनों मासेस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री की 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए ही जाएंगे, और कोई एंगल नहीं हो सकता। एक बार हमने प्रूव कर लिया, आगे से कोई पूछे कि जी परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन हुआ है, दोनों मासेस बराबर हैं, टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, बताओ दोनों के बीच का है, θ1 उसका दिया हो 30 डिग्री है, बोलो θ2 कितना होगा, 60 होगा, और कितना होगा, मतलब घुमा फिरा कैसे पूछ सकता है आपसे भाई। ये कौन आया इस टाइम महानुभाव, अभी अभी ज्वाइन कर गया, कोई मजाक बनाया हुआ है।
वो संतरे तो अभी आया वही है, अभी भी आया ना। आ गया बेटा, हो गया बच्चों। सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड कंजर्व किया लीनियर मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की। जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके आया वो पहले इक्वेशन में डाल दिया। हमारे पास आ गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया जी। चलो आगे बेटा, आगे चलूं क्या? आगे हमारे पास है जी इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बेटा। अब इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में बी टारगेट क्या है? v1 और v2 फाइंड आउट करने का। ये बेटा फर्स्ट बॉडी मास m1, ये सेकंड बॉडी मास m2। m1 चलने लगा u1 वेलोसिटी के साथ और m2 चलने लगा u2 वेलोसिटी के साथ। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद m1 चलने लगा v1 वेलोसिटी के साथ, m2 चलने लगा v2 वेलोसिटी के साथ। कोलिजन कोई भी हो, एक फिजिकल क्वांटिटी तो हमेशा कंजर्व रहेगी। कौन सी? लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो अप्लाई कर दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। टारगेट क्या है? v1 v2 फाइंड आउट करना है। दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए भाई। पर हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है लीनियर मोमेंटम कंजर्व की। दूसरी इक्वेशन कौन सी? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की यूज करो। दो इक्वेशन तो चाहिए। दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, तीन वेरिएबल हो तो तीन इक्वेशन चाहिए होती हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की लगा दो ना। क्या? v इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यहां से v2 फाइंड आउट कर लो और यहां से v2 फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा? v2 माइनस v1 इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2 बेटा, यही आएगा। तो v2 आपके पास आ जाएगा v1 प्लस ई u1 माइनस ई u2, यही ना बेटा। इस v2 को आप डाल दोगे इस इक्वेशन में और निकल आएगा v1। v1 कितना आएगा? ये। क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? वो भाई मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? तो यहां से आप निकालोगे v2 माइनस v1 इक्वल टू ई u1 माइनस ई u2। v2 आपके पास आ जाएगा v1 प्लस ई u1 माइनस ई u2। अब ये जो v2 आ गया इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो v1 आ जाएगा। और v1 कितना आएगा? m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जब v1 आ गया तो v1 को v2 में डाल दो और जब इस इक्वेशन में डालोगे तो v2 आ जाएगा क्या? m2 माइनस ई m1 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा अलग फॉर्मूला आ गया। नहीं जी, ये जनरल फॉर्मूला आ गया हर टाइप के कोलिजन के लिए। ये इनइलास्टिक में भी लगेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में भी लगेगा, सुपर इलास्टिक में भी लगेगा और परफेक्टली इलास्टिक में भी लगेगा। वो कैसे? ई को 1 डाल दो, सेम फॉर्मूला आ जाएगा जिससे पहले ड्राइव किया था। डालो ई को 1, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही तो था फॉर्मूला। ई को 1 डालोगे तो परफेक्टली इलास्टिक का फॉर्मूला बन जाएगा। और कोई और अगर कोलिजन है, ये फॉर्मूला ज़्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है, हर टाइप के कोलिजन में लगा सकते हो। पर ध्यान ये रखना है कि वी हैव assumed that the two bodies are moving in same direction. If suppose he says that the u2 is in opposite direction, तो u2 की जगह माइनस u2 डाल दोगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई फिर उस केस में भी कर सकते हो।
हो गया जी, V1 भी आ गया, V2 भी आ गया, और ये ज़्यादा जनरल फॉर्मूला है, इसको आप किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन में यूज़ कर सकते हो। अगर ये याद रखोगे तो इसमें से पहले वाला फॉर्मूला भी आ गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला भी आ गया, क्योंकि ई की वैल्यू क्या डालनी है, 1 ही तो डालनी है, ई की वैल्यू 1 ही तो डालनी है जी। ठीक है जी बच्चों, ठीक है, चलो आगे, आगे नहीं जाना पर ना बोले। किसका टाइम हो गया बेटा, चल ठीक से रहिए बेटा, जहाँ भी जाएगी। चलो आगे, चलिए हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन आपने किया। अब इसमें भी आप वैसे ही निकाल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉडी, या लॉस इन, क्योंकि इसमें लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप बोलो तो क्या आएगा, टोटल लॉस, क्योंकि पहले लॉस नहीं होता था। अब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, आफ्टर कम होती है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन, अब अगर आप लॉस निकालना चाहते हो और वन डायमेंशन कोलिजन की ही बात करना चाहते हो, तो भाई आ गया आपके पास M1 और ये आपके पास आ गया M2, ये चला U1 वेलोसिटी से और ये चला बेटा क्या, U2 वेलोसिटी से। यहाँ कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद M1 चलने लगा V1 वेलोसिटी के साथ और M2 चलने लगा जी V1 वेलोसिटी के साथ, राइट। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी आ गई, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2, बोलो भाई, U2 स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी आ गई, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर बेटा। और अगर लॉस निकालना है तो क्या आएगा, KB माइनस KA। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी KB माइनस KA, और वो आ जाएगा जी हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 इंटू V2 स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि वो बोले टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, हाँ KB ये प्लस, थैंक यू बेटा, माइनस हाफ ये। अब V1 V2 का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले तुमने निकाला, वो तुम्हारे पास है ही है ना, E की फॉर्म में। हो सकता है वो बोले कि जी टारगेट बॉडी रेस्ट पे, तो U2 0 हो जाएगा बेटा, और U2 0 हो जाएगा तो आप V1 का फॉर्मूला क्या बोलोगे, M1 माइनस EM2 इंटू U1, है ना बेटा, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, U2 तो 0 हो गया अगर टारगेट बॉडी रेस्ट पे, तो इफ U2 इज 0। इसी तरीके से आप V2 फाइंड आउट कर सकते हो, U2 0 डालोगे तो V2 क्या था भाई, 1 प्लस E, है ना बेटा, M2 माइनस EM1 इंटू U2, U2 0, आगे प्लस 1 प्लस E इंटू M1 U1, है ना बेटा,
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो डिपेंड करेगा आगे कंडीशन क्या उसने दी है, उस हिसाब से आप अपनी वैल्यू इसमें डाल के क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर पाओगे। या मैं कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो करना क्या है। ठीक है जी, चलिए कुछ एक क्वेश्चन कर लेंगे कल हम कोलिजन के ऊपर बेस। क्या तुम्हें कोई असाइनमेंट मिली है कोलिजन के ऊपर बेस? क्या तुम्हारी अपने बुकलेट में कोई क्वेश्चन किया है? जो मॉड्यूल है उसमें से क्वेश्चन किए बेटा? कितने लोगों ने किए? कल चेक करवाना है मुझे, 2 हाथ खड़े हो रहे हैं। शर्म नाम की चीज़ है नहीं तुम लोगों किसी को कि यार मिली है बुक्स, चलो उसमें से ट्राई करते चलो ना। कल साथ में लेके आने जहाँ पे भी करोगे ना। चलिए भाई, कोलिजन के बारे में कल हम कुछ एक प्रॉब्लम कर लेंगे, और आज के लिए इतना।